हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम पटवार भर्ती परीक्षा से संबंधित एक मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। यह हमारा प्रैक्टिस पेपर 7 होने वाला है। इससे पहले 6 पेपर मैं आपको करवा चुका हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर ये आपका होने वाला है दोस्तों। काफ़ी शानदार सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो भी विद्यार्थी पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पटवार भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, वो इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पर हम सभी विषयों के सवाल देखने वाले हैं दोस्तों। सभी सब्जेक्ट्स के सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, इसके साथ साथ आपकी राजस्थान जीके, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और साथ ही साथ करंट अफेयर के सवाल भी हम यहाँ पर देखेंगे। यानी कि ये आपका कंप्लीट मॉडल पेपर होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी पटवार भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखिए। चाहे आप डबल स्पीड में देखिए दोस्तों, लेकिन इन वीडियोस को आप जरूर देखना। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेम एज इट इज़ ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा ही लेवल वहाँ पर एग्जाम में रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल क्या कह रहा है आपका, मानव उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में आपका क्या शामिल नहीं है? वक्र यानी कि किडनी, मूत्राशय, मूत्र नलिका या फिर आपका वर्षण। तो यहाँ पर मानव उत्सर्जन तंत्र में वर्षण शामिल नहीं है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्षण के बारे में आप सब लोग जानते हैं दोस्तों। वर्षण जो होता है ये आपका एंड्रोजन हार्मोन स्त्रावित करता है। कौन सा हार्मोन स्त्रावित करता है? तो ये आपका एंड्रोजन हार्मोन स्त्रावित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके ही द्वारा आपका शुक्राणु का निर्माण किया जाता है। प्रजनन परिपक्वता में ये भाग लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आपका आंवला हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और विटामिन सी जो होता है दोस्तों, इसकी कमी से आपका कौन सा रोग होता है? तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्कर्वी रोग होता है और इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? एस्कॉर्बिक अम्ल इसे कहा जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। पित्त ज्वर यानी येलो फीवर का रोग जनक है। तो येलो फीवर जो होता है दोस्तों, इसका रोग जनक क्या हो जाएगा आपका? तो विषाणु हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो यहाँ पर कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन है ये आपसे पूछा गया है। फलों का पकना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मोम का पिघलना आपका जो है वो आपका भौतिक परिवर्तन है। और एक होता है आपका दोस्तों मोम का जलना। तो जलना जो होता है वो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि यहाँ पर आपके दोनों परिवर्तन होते हैं। जब मोम आपकी जलती है तब आपका भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। लेकिन पिघलना आ जाए तो इसे ओनली भौतिक परिवर्तन बोला जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, वल्कीकरण है। तो वल्कीकरण क्या है दोस्तों? तो वल्कीकरण जो होता है वो प्राकृतिक या संश्लेषित रबर के भौतिक गुणों में सुधार की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस माध्यम में से ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती है? तो किस माध्यम में से आपकी ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती है? जल, इस्पात, वायु, निर्वात। तो निर्वात में से आपकी ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती है, क्योंकि इनको माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की इनको आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंगे जो है वो आपकी निर्वात में से नहीं गुजर सकती है। अगला सवाल देखिए, पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। तो पेनिसिलिन नामक औषधि जो है ये आपकी किससे प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों ये आपकी कवक से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको ध्यान रखना है। पेनिसिलिन जो है दोस्तों ये पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से होती है। तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से ये होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये आपकी दोस्तों प्रथम एंटीबायोटिक थी। क्या थी ये दोस्तों? आपकी प्रथम एंटीबायोटिक थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रथम एंटीबायोटिक आपकी क्या हो जाएगी? पेनिसिलिन हो जाएगी। तो प्रथम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक औषधि हो जाएगी आपकी। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तीनों बातें इस सवाल से रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये 22 हो जाएगी। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल किया गया? तो शिक्षा का जो अधिकार है इसे मूल अधिकारों में शामिल किया गया था आपका 86वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। 86वां संविधान संशोधन आपका 2001-2 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे, 6 से लेकर 14 वर्ष के जो आपके बच्चे हो जाएंगे,
उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये आपका 21A में दिया गया है दोस्तों, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 21A जोड़ा गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो कौन सी आपकी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? विधायी विषयों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध, द्विसदनीय विधायिका। अब यहाँ पर दोस्तों भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है तो आपातकालीन उपबंध नहीं है, क्योंकि जब भी आपका आपातकाल लगता है दोस्तों तो राज्य की जो शक्तियाँ होती है वो केंद्र के पास चली जाती है, यानी राज्य पर किसका नियंत्रण हो जाता है? केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है? तो मंत्रिपरिषद में यहाँ पर आपका कौन शामिल नहीं है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय सचिव या फिर आपका उप मंत्री? तो यहाँ पर संसदीय सचिव आपका शामिल नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पर आपके शामिल है। 3 मंत्री होते हैं, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री, तीनों आपको ध्यान रखने हैं। ये सवाल पूछा जाता है। संसद के किसी सदन का स्थगन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन का स्थगन कौन करता है? पीठासीन अधिकारी करता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, संसद सत्र की बैठक का पहला घंटा कहलाता है। तो संसद की जब सत्र की शुरुआत होती है तो जो पहला घंटा होता है ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये आपका प्रश्नकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका प्रश्नकाल कहलाता है। उसके बाद आपका शून्यकाल शुरू होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है ये सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सवाल पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक आपकी कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये आपका जेल प्रेमी में पूछा गया था, बेसिक सा सवाल है, पूछा जाता है दोस्तों। और स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये भी पूछा जाए तो ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, मुगल प्रशासन में सैन्य विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? तो मुगल प्रशासन में सैन्य विभाग जो था उसका प्रधान आपका क्या कहलाता था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपका क्या कहलाता था दोस्तों? मीर बख्शी कहलाता था। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो सैन्य विभाग का प्रधान क्या कहलाएगा? आपका मीर बख्शी कहलाएगा। अगला सवाल देखिए, किस शासक को उसकी धार्मिक उदारता के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो किस शासक को उसकी धार्मिक उदारता के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाएगा? ये कौन है दोस्तों? जैन उल आबदीन। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। जैन उल आबदीन जो है दोस्तों, इन्हें कश्मीर में क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इन्हें कश्मीर का अकबर क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इन्होंने जजिया कर जो था, जजिया कर और गो वध पर प्रतिबंध लगाया था। तो जजिया कर और गो वध पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। तो जैन उल आबदीन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? तो बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये आपकी दोस्तों मुर्शिद कुली खां के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। किसके द्वारा की गई? मुर्शिद कुली खां। अगला सवाल देखिए, प्लासी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध दोस्तों आपका 1757 में हुआ था। ये किस किस के मध्य लड़ा गया था? ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका दोस्तों सिजारुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर मीर जाफर जो था दोस्तों, इन्होंने सिजारुद्दौला को धोखा दिया था, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये युद्ध जो है ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। अच्छा सवाल है, पूछा जाता है, बेसिक सा सवाल है, आते रहते हैं ऐसे सवाल। अगला सवाल देखिए, भारत में रैयत बाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। रैयत बाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था भारत के अंदर? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो रैयत बाड़ी बंदोबस्त आपका थॉमस मुनरो हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अशोक ने किस अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है? तो अशोक के किस अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलेगा आपको? मास्की, ब्रह्मगिरी, सारनाथ या कौशाम्बी? तो मास्की वाला जो अभिलेख है दोस्तों, इसमें आपको अशोक का नाम जो है वो अशोक मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि और भी अभिलेख है, उनमें भी अशोक का नाम आपको अशोक मिलेगा। जैसे कि गुज्जर अभिलेख जो है उसमें भी आपको अशोक का नाम मिल जाएगा। इसके अलावा एक आपका उद्गोलन अभिलेख है, उसमें भी आपको अशोक का नाम मिल जाएगा। एक आपका नेटूर है, तो नेटूर में भी आपको अशोक नाम मिल जाएगा। तो कुछ अभिलेख है जहाँ पर आपको अशोक का नाम अशोक ही मिलेगा। लेकिन कुछ अभिलेख ऐसे हैं जहाँ पर आपको अशोक का नाम क्या मिलेगा दोस्तों? देवानाम प्रियदर्शी भी मिलेगा। क्या मिलेगा? देवानाम प्रियदर्शी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देवानाम प्रियदर्शी जो है ये भी अशोक का ही नाम हो जाएगा। ये कुछ अभिलेखों में दिया गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो बुद्ध ने अपना उपदेश जो है सबसे पहला सारनाथ में दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इन्होंने किस भाषा में दिए ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपके पाली भाषा में दिए गए थे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। प्राकृत नहीं होगा, पाली होगा। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा।
अगला सवाल देखिए, लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाएगा? कल ही मैंने भूगोल की क्लास में ये आपको करवाया था। अगर आपसे जम्मू कश्मीर का पूछा जाए तो मर्ग करना है, उत्तराखंड का पूछा जाए तो बुग्याल करना है, और ये आपके कहाँ पाए जाएंगे? लघु हिमालय में पाए जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये भी कल मैंने आपको करवाया था वीडियो में। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी चेनाब नदी हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपका RSMSSB के द्वारा 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद कर लेना। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो बड़ा लाचाला जो दर्रा है वहाँ से इसका उद्गम होता है। बड़ा लाचाला जो है दर्रा, उसके दोनों ओर से निकलने वाली नदियाँ हैं चंद्र और भागा। तो चंद्र और भागा से मिलकर इसका निर्माण होता है, और इसे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत में ध्रुवीय प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ध्रुवीय प्रकार की जलवायु कभी भी आपसे पूछी जाए तो सबसे ऊपर चले जाना, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हिमालय, इस साइड में आपकी ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, किस मृदा का निर्माण लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है? तो लावा पदार्थों के विखंडन से किस मृदा का निर्माण हुआ है? ये भी मैंने आपको कल करवाया था। तो ये आपकी कौन सी मृदा हो जाएगी दोस्तों? काली और रेगुर मृदा हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपके कहाँ पाए जाएंगे? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर लगभग आपकी 250 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो 250 सेंटीमीटर जब आपकी बारिश होती है तो वहाँ पर आपको ये मिलेंगे। ठीक है, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आपको ये मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सही होगा, यानी उपयुक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो ये आपका 1976 में किया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, आर्द्रभूमि निम्न में से किस प्रदूषक गैस के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है? तो आर्द्रभूमि जो है वो किस प्रदूषक गैस के लिए उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है? तो इन सवालों में ज़्यादातर राइट आंसर आपका क्या निकलेगा? मीथेन ही निकलेगा दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, जब पशु जुगाली करते हैं तब भी मीथेन निकलती है आपकी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के कुल मैंग्रोव वनस्पति का आवरण है। तो दोस्तों भारत वन स्थिति रिपोर्ट मैंने आपको अभी यूट्यूब पे नहीं करवाई है। इसके कुछ सवाल मैं आपको करवाऊंगा, लगभग 20 से 25 सवाल, और उन 20 से 25 सवालों में से ही आपका सवाल एग्जाम में बैठ जाएगा। तो इस रिपोर्ट का सवाल मैं आपको करवाऊंगा, यानी कुछ एक वीडियो लेके आऊँगा 15 से 20 मिनट का, उसमें आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए आप याद रखिए, देश में कुल मैंग्रोव वनस्पति आवरण कितना हो जाएगा आपका? 4992 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? यानी डायबिटीज़ बायो बैंक आपका कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये आपका करंट अफेयर का सवाल है। तो भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक आपका चेन्नई में स्थापित किया गया है। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में वंचित बच्चों में शिक्षा, कौशल विकास एवं नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कौन सा पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा विजन। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो भैया 51वें आपके मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? संजीव खन्ना बने हैं। ऑप्शन 2 आपके करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जो 52वें बनने जा रहे हैं वो कौन बनने जा रहे हैं आपके? वो गवई बनने जा रहे हैं, BR गवई। वो आपको ध्यान रखना है, हो सकता है वो भी आपका एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो 51वें तो आपके कौन हो जाएंगे? संजीव खन्ना हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना है। तो ये रिपोर्ट मैं आपको करवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। देश के कुल वृक्षावरण में लगभग 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और देश के कुल वनावरण में लगभग 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई और 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया गया है। वृक्षावरण में तो आपकी वृद्धि कितनी हुई है? 1289 की हुई है, और वनावरण में आपकी कितनी हुई है? 156 की हुई है। तो यहाँ पर दोनों गलत हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर कोई सा भी आपका सही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। राजस्थान करंट अफेयर का सवाल है, मरु उड़ान का संबंध, लाडेसर का संबंध, सक्षम जयपुर का संबंध और जयपुर प्रवाह का संबंध। तो इससे पता लग रहा है आपको जयपुर प्रवाह का संबंध किससे हो जाएगा? यातायात से हो जाएगा। यातायात नियमों की पालना तथा सड़क हादसों में कमी लाना। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए, 4 में आपका डी हो जाएगा। ठीक है, मरु उड़ान का संबंध किससे है? महिला सशक्तिकरण से है, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। लाडेसर का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? लाडेसर का संबंध है कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु, तो सेकंड में आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। और सक्षम जयपुर का संबंध बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान जो है इसका शुभारंभ कहां से किया गया? तो इसका शुभारंभ कहां से किया गया? जयपुर से किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, कहां से किया गया दोस्तों? जयपुर से किया गया। ठीक है, इसके बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, 7 दिसंबर 2024 को जयपुर से इसकी शुरुआत की गई है। कब की गई? 7 दिसंबर को की गई है। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। इसके अंतर्गत 5 जिलों में, कितने जिलों में दोस्तों? 5 जिलों में आपका टीबी मुक्त अभियान शुरू किया गया है। ये 5 जिले आपको ध्यान रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। एक तो आपका कोटा हो जाएगा, कोटा, एक आपका हो जाएगा 12, तो कोटा, 12 और झालावाड़, तो 3 तो ये हो गया आपके हाड़ौती वाले। ठीक है, कोटा, 12, झालावाड़। इसके अलावा आपको एक याद रखना है हनुमानगढ़, और एक आपको याद रखना है राजसमंद। तो ये 5 जिलों में शुरू किया गया था। ठीक है, जयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत राज्य के 5 जिलों यानी 12, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़, राजसमंद में 100 दिवस तक निक्षय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। तो कितने दिवस तक किया जाएगा? 100 दिवस तक किया जाएगा। तो 100 दिवस भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सवाल आपका मुझे लगता है एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में शुरू किए गए अभी नहीं अभियान का संबंध है। तो अभी नहीं भैया, अभी विवाह मत करो, अभी नहीं, तो यहाँ पर बाल विवाह से संबंधित है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य राजस्थान के वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्रों का विकास करना है। इसका गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों पहली बात तो आपको बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्रों का विकास करना है। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, तो ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नहीं किया गया है, ये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि 1 सही है यहाँ पर आपका। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में निम्न में से कहां पर देश का पहला सूचना का अधिकार संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो देखते पता लग रहा है सूचना का अधिकार संग्रहालय कहां पर स्थापित किया जाएगा, वो भी पहला। तो ये आपका ब्यावर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्यावर से ही सूचना के अधिकार की शुरुआत हुई थी दोस्तों राजस्थान के अंदर। मैंने बताया था चांदगेट से, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्यावर आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालानुक्रम है। तो सही कालानुक्रम आपको बताना है। तो चित्तौड़गढ़ विजय 1301 में हुई, जालोर विजय कब हुई थी? तो 1308 में हुई थी। सिवाना की विजय आपकी 1311 में हुई थी, और रणथंभौर की विजय कब हुई थी? 1301 में हुई थी। ये चित्तौड़ की विजय आपकी 1303 में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखें। तो रणथंभौर की 1301 में हुई, चित्तौड़ की 1303 में हुई, जालोर की 1308 में हुई, सिवाना की 1311 में हुई। और दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब चित्तौड़गढ़ पर विजय हुई थी तो इसका नाम क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। क्या कर दिया था दोस्तों? खिजराबाद कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। और जालोर का नाम क्या कर दिया था? जलालाबाद कर दिया था। जालोर का नाम क्या कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद कर दिया था। और सिवाना का नाम क्या कर दिया था? खेराबाद कर दिया था। तो ये तीनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले सेकंड आ जाएगा आपका रणथंभौर, फिर आपका चित्तौड़ आ जाएगा फर्स्ट, फिर आपका जालोर आ जाएगा थर्ड, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था, तो ये किसने किया था? महाराणा राज सिंह ने किया था। दोस्तों इन्होंने जजिया कर का भी विरोध किया था, और साथ ही साथ चारूमती जो थी दोस्तों, उनसे शादी भी कर ली थी इन्होंने। तो किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारूमती, तो उनसे भी इन्होंने विवाह कर लिया था। तो इन 2 कारणों की वजह से औरंगजेब नाराज था भैया। तो जजिया कर और चारूमती, ये आपको ध्यान रखना है, महाराजा राज सिंह हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिहार वंश की कितनी शाखाएं आपको मिलेगी दोस्तों? 26 शाखाएं मिलेगी, जिसमें सबसे पुरानी शाखा कौन सी हो जाएगी? आपकी मंडोर वाली हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन रहे हैं आपके? तो ये ओपी मेहरा रहे हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, संविधान के अनुच्छेद 191(1) के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निरर्ता के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो 191(1) के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन पर अगर निरर्ताएं लागू की जाती है तो उस पर विचार करना है। ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा। तो ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा, ये बात सही है आपकी। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। तो ये बात भी आपकी सही है, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों बातें यहाँ पर आपकी सही है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के विषय पर स्थगन प्रस्ताव, तो जो स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। बिल्कुल, अध्यक्ष की सहमति आपको लेनी पड़ेगी स्थगन प्रस्ताव की
अगर आपको पेश करना है तो। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, तो ये नहीं उठाया जा सकता है, तो 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, ये बात भी सही है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, तो ये बात भी आपकी सही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा। तो भैया कभी भी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में पूछा जाए तो ये पहली बात तो आपको 217(1) ध्यान आना चाहिए। ठीक है, 217(1) आपको ध्यान रखना है। किसकी सहमति से करेगा, यानी किससे परामर्श लेगा, तो भैया राज्यपाल का परामर्श भी चाहिए। मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, इनका परामर्श चाहिए। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, यह भी ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है, तो हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद जो है वो आरपीएससी के सदस्यों को हटाया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हटाने का काम राष्ट्रपति का है। निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने संविधानता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था। तो दोस्तों, रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था। तो दोस्तों, जब आपका स्वाधीनता से पहले यानी पंचायत अधिनियम जो था, विधेयक, वो कहाँ पर पारित था, आपका ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही। लेकिन सबसे पहले कहाँ पर किया गया था, बीकानेर में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये 5 आपको ध्यान रखने हैं स्वाधीनता से पहले, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। सबसे पहले बीकानेर में किया गया था, और स्वाधीनता के बाद में आपका पंचायती राज अधिनियम 1953 बना था, वो बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान में वार्ड पंच, उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है। तो वार्ड पंच या फिर उप सरपंच किसे संबोधित करेगा और अपना त्यागपत्र देगा, तो ये वीडियो को देगा, यानी खंड विकास अधिकारी को देगा। दोस्तों, ये आपका ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है, तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन क्या हो जाएगा। तो 2006 में संशोधन हुआ था, उससे 1+2 कर दिया गया था आपका, तो यहाँ पर 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य आपके हो जाएंगे। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, मानवाधिकार आयोग का गठन जो है वो कौन से अध्याय में और कौन सी धारा में किया गया है, तो 521 आपको ध्यान रखना है। अध्याय 5 की धारा 21 में इसका गठन का प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में। तो ये 521 भी आपको ध्यान रखना है, इससे आप कर सकते हो। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो पहली महिला अध्यक्ष आपकी कांता भटनागर हो जाएगी मानवाधिकार आयोग की, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने त्यागपत्र दिया था, उसके बाद आपके दोस्तों बरकतुल्ला खान मुख्यमंत्री बने थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था। तो भैया कौन सा हो जाएगा, ये आपका कछवा राजवंश हो जाएगा। 1562 में भारमल जो था उसने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह कर दिया था अकबर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कछुआ हो जाएगा। अगला सवाल है, जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्न में से किसने योगदान दिया। तो जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में किसने योगदान दिया था, अर्जुन लाल सेठी ने योगदान दिया था। इनके द्वारा वर्धमान पाठशाला की स्थापना की गई थी दोस्तों 1907 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1907 में इनके द्वारा वर्धमान पाठशाला की स्थापना की गई थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, इनकी कुछ पुस्तकें हैं वो एग्जाम में पूछी जाती है। शूद्र मुक्ति, वो आपको ध्यान रखनी, शूद्र मुक्ति पूछी जाती है। स्त्री मुक्ति, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो शूद्र मुक्ति हो, चाहे स्त्री मुक्ति हो, चाहे महेंद्र कुमार हो, ये तीनों किताबें इनकी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी। तो 1907 में स्वामी गोपाल दास के द्वारा चूरू में स्थापना की गई थी सर्वहितकारणी सभा की। तो सर्वहितकारणी सभा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। और यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है, चूरू की इसे कांग्रेस भी कहा जाता है। चूरू की कांग्रेस किसे कहा जाएगा, तो ये आपकी सर्वहितकारणी सभा को कहा जाएगा। और इसने चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना भी की थी। तो कबीर पाठशाला, इसके अलावा पुत्री पाठशाला, तो कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला की स्थापना ये चूरू में किसके द्वारा की गई, सर्वहितकारणी सभा के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है। तो हवेली चित्रकला किस शताब्दी की आपकी देन हो जाएगी, तो ये 19वीं शताब्दी की देन है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अगला सवाल है, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। तो ये आपका रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर जो है, इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। और राजस्थान का खजुराहो कौन हो जाएगा, किराड़ू का मंदिर।
निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नृत्य नहीं है? तो कालबेलियों का नृत्य कौन सा नहीं है? संक्रिया है, पणिहारी है, इंडोनी भी है, लेकिन चरी नृत्य जो है ये गुज्जर जाति का है और जिसकी प्रसिद्ध कलाकार आपकी फल्गुबाई हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियां द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है। तो मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले लड़के और लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। तो लड़कियों द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे तो गडालियों कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? लड़कियों द्वारा जो गाया जाएगा उसे तो गडालियों कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों लड़कों के द्वारा भी गाया जाता है। तो लड़कों के द्वारा जो गाया जाता है उसे लेवड़ी या फिर उसे क्या कहा जाएगा? हरणी कहा जाएगा। लेवड़ी या हरणी जो है वो लड़कों के द्वारा गाया जाता है, उसे कहा जाता है। और गडालियो जो है ये लड़कियां गाती है, उसे कहा जाता है। ठीक है, तो गडालियो, लेवड़ी और हरणी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इनका संबंध किस संप्रदाय से आपका हो जाएगा? तो ये आपका गौड़ीय संप्रदाय से हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ध्यान रखना चाहो तो ये ध्यान रख सकते हो, गोविंद देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। सवाई जयसिंह के द्वारा गोविंद देव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और आपके गौड़ीय या ब्रह्म संप्रदाय भी से कहा जाता है। इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो मध्वाचार्य इसके प्रवर्तक हो जाएंगे। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? मध्वाचार्य हो जाएंगे। अगला सवाल है, निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो निष्कलंकी संप्रदाय के संस्थापक आपके संत माऊजी हो जाएंगे। इन्हें विष्णु का कल्कि अवतार भी कहा जाता है। इनका जन्म साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था दोस्तों। साबला डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा चोपड़ा नामक ग्रंथ भी लिखे गए हैं। तो चोपड़ा नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? वो आपके वागड़ी भाषा में संत माऊजी के द्वारा लिखे गए हैं। अगला सवाल है, राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास किसे माना जाएगा? तो शिवचंद्र भरतिया के द्वारा लिखा गया कनक सुंदर, ये आपका पहला उपन्यास माना जाता है राजस्थानी भाषा का। ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थानी भाषा का पहला नाटक कौन सा है? ये आप मुझे बताइए। राजस्थानी भाषा का पहला नाटक कौन सा हो जाएगा? अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो क्या करोगे? तो राजस्थानी भाषा का पहला नाटक अगर आपसे पूछा जाए तो ये मैं आपको बता देता हूँ कौन सा हो जाएगा दोस्तों? केसर विलास हो जाएगा। केसर विलास जो है ये आपका पहला नाटक हो जाएगा और ये भी शिवचंद्र भरतिया के द्वारा ही लिखा गया है। और अगर आपसे फिर से पूछ लिया जाए भैया पहली कहानी कौन सी है, राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है, तो प्रथम कहानी भी अगर आपसे पूछी जाए तो उसको भी बता देना दोस्तों। प्रथम कहानी आपकी कौन सी हो जाएगी? विश्रांत प्रवास हो जाएगी। विश्रांत प्रवास जो है ये आपकी पहली कहानी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर नाटक पूछा जाए तो केसर विलास और प्रथम कहानी पूछी जाए तो विश्रांत प्रवास हो जाएगा। तो राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कनक सुंदर शिवचंद्र भरतिया ने लिखा, पहला नाटक केसर विलास शिवचंद्र भरतिया ने लिखा, प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास ये भी किसने लिखी? शिवचंद्र भरतिया ने लिखी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। कभी कभार अगर आपको ऑप्शन में कनक सुंदर केसर विलास दोनों दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसकी कुछ ट्रिक बनाओ दोस्तों। भाई पहला उपन्यास जो है वो कनक सुंदर, तो इसको इसी तरीके से ध्यान रख सकते हो आप। उपन्यास कनक और नाटक केसर, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। भाई नाटक में भी आपका यहाँ पर क आ रहा है और इसमें भी क आ रहा है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। नाटक केसर विलास कुछ ट्रिक बना सकते हो इसकी। और प्रथम कहानी आपकी विश्रांत प्रवास हो जाएगी। तो इसको देखिए कैसे याद रख सकते हो। निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी? तो देश दर्पण की रचना किसने की है दोस्तों? दयालदास के द्वारा की गई है। दयालदास आपके बीकानेर में था दोस्तों। बीकानेर में ये किसके दरबार में था? ये भी आपसे पूछा जाए तो ये रतन सिंह का दरबारी था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और दयालदास जो है इनके द्वारा काफ़ी सारी किताबें लिखी गई है, जैसे बीकानेर राठौड़ी ख्यात एक इनके द्वारा लिखी गई है दोस्तों। आर्याख्यान भी इनके द्वारा लिखी गई है, ये पूछी जा सकती है आर्याख्यान। इसके अलावा कल्पद्रुम भी लिखी गई है एक, हालांकि कल्पद्रुम में एक और है। पंवार वंश दर्शन भी इनके द्वारा लिखी गई है। पंवार वंश दर्पण ये भी इनके द्वारा लिखी गई है, ये भी पूछी जा सकती है। आर्याख्यान इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपकी देश दर्पण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पंवार वंश दर्पण भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। और बीकानेर राठौड़ी ख्यात तो आपको पता ही है। अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता आपके आचार्य तुलसी हो जाएंगे। अणुव्रत आंदोलन जो है ये 1949 में चलाया गया था आचार्य तुलसी के द्वारा। आचार्य तुलसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाडनू नागौर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ दोस्तों? लाडनू नागौर में इनका जन्म हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये आपके दोस्तों तेरापंथ संघ के 9वें आचार्य थे। तेरापंथ संघ जो था उसके 9वें आचार्य थे। ये क्लास 10 की किताब में दिया गया है, तो पूछा जा सकता है कौन से आचार्य थे? 9वें आचार्य थे। किसके दोस्तों? तेरापंथी संघ के। तो 9वें थे, 10वें नहीं थे, 9वें थे, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किसे भूदान कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया? तो 1956 में पद्म विभूषण दिया गया था दोस्तों भूदान कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण। तो ये हो जाएगी आपकी जानकी देवी बजाज। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल
रहते हुए शहीद हुआ, तो जेल में रहते हुए शहीद हुआ था 22 वर्ष की उम्र में, ये आपके प्रताप सिंह बारट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? प्रताप सिंह बारट हो जाएंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सिंपल सा सवाल है, आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे इस सवाल का आंसर। प्रताप सिंह बारट को कौन सी जेल में रखा गया था? प्रताप सिंह बारट जो कि केसरी सिंह बारट के पुत्र थे, इनको कौन सी जेल में रखा गया था, ये आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करना है, इनको कौन सी जेल में रखा गया था, ये आपके पटवारी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी आभानेरी में हो जाएगी। 13 मंजिला बावड़ी आपकी चांद द्वारा बनवाई गई थी। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? तो उड़िया का पठार आपका जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है, कहाँ पर हो जाएगा? माउंट आबू सिरोही में हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। और एक आपका आता है भोराट का पठार, तो भोराट का पठार जो है उसकी ऊंचाई 1225 मीटर हो जाएगी, वो भी आपका माउंट आबू सिरोही में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है, जालौर में कौन सा पर्वत हो जाएगा आपका? तो जालौर में आपका हो जाएगा दोस्तों झारोला। जयपुर में आपका कौन सा हो जाएगा? बरवाड़ा। अलवर में आपकी हो जाएगी दोस्तों भानगढ़। सीकर में आपकी हो जाएगी रघुनाथगढ़, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सम्मिलित कर लीजिए, ए में आपका सेकंड है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बी में आपका फर्स्ट हो जाएगा, सी में 4 है और डी में आपका 3rd है। अब हम दोस्तों इंग्लिश के सवाल देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इंग्लिश का सवाल है आपका, इट इज़ बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है इट इज़ बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इसमें आपको एरर ढूंढनी है दोस्तों। तो यहाँ पर इट इज़ बेस्ट टू बी साइलेंट देन, तो दोस्तों बेस्ट के साथ देन यहाँ पर नहीं आ सकता, बेटर देन होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर डिग्री जो है वो सुपरलेटिव लगा दी है, जबकि यहाँ पर कंपेरेटिव लगानी थी। तो यहाँ पर आपका कौन सा गलत हो जाएगा? पहला यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, ही कमांडेड मी एज इफ ही वॉज माई हस्बैंड। तो ही कमांडेड मी एज इफ ही वॉज माई हस्बैंड, यानी कि यहाँ पर इमेजिनरी बात की जा रही है, तो यहाँ पर वॉज की जगह क्या आना चाहिए? वर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी 2 में एरर हो जाएगी। आगे देखिए, गिव सिनोनिम ऑफ लोड। तो यहाँ पर जो है लोड का मतलब क्या होता है, यानी किसी की प्रशंसा हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका फ्रेज हो जाएगा। गिव एंटोनिम ऑफ रिसीड। तो रिसीड जो है दोस्तों, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? ये आपको बताना है। रिसीड का मतलब होता है दोस्तों पीछे जाना। क्या होता है? पीछे जाना। तो यहाँ पर एंटोनिम बताना है इसका, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो एडवांस हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपके एक एडम फ्रेजेस दिया गया है, तो इसका आंसर आपको बताना है टू कॉल इट अ डे। टू कॉल इट अ डे का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो टू कॉल इट अ डे का मतलब हो जाएगा किसी कार्य को करना उस दिन के लिए बंद कर देना, यानी किसी कार्य को उस दिन के लिए बंद कर देना। तो इसे क्या कहा जाएगा? डिसाइड टू फिनिश वर्किंग। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हिंदी के सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो व्यंजन संधि कौन से शब्द में हो जाएगी? जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, इसमें आपकी व्यंजन हो जाएगी। प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो प्रति उपसर्ग से बना शब्द देखिए दोस्तों, चारों में आपका एक ही दिख रहा है आपको, प्रत्यक्ष। प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष जो है ये आपका प्रति उपसर्ग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द का सही समास विग्रह हुआ है? त्रिभुवन, 3 भुवन का समाहार। तो भैया 3 भुवन नहीं होगा, 3 भुवनों का समाहार होगा, भूनो होना चाहिए यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। प्राण प्रिय, प्राण और प्रिय, तो प्राण और प्रिय नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा प्राणों को प्रिय, तो ये भी आपका गलत हो गया। यज्ञशाला, यज्ञ की शाला, तो यज्ञ के लिए शाला, तो ये भी आपका गलत हो गया। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, यानी सरस्वती, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। आगे देखिए दोस्तों, अच्छा यहाँ पर इसमें ठीक है, अगला सवाल है आपका, अभिराम और अविराम का उचित शब्द युग्म है। तो अभिराम और अविराम का उचित शब्द युग्म आपको बताना है दोस्तों, इसका बताइए आंसर क्या होगा। तो अभिराम का मतलब तो आपका सुंदर हो जाएगा, और अविराम यानी बिना रुके, यानी निरंतर, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? तो सही पर्यायवाची किस में नहीं है आपका? अलंकार, आभूषण, भूषण, गहना, तो ये तो बिल्कुल सही दिया गया है। आंसू का नयन, तारिका और नीर, तो तारिका और नीर आंसू का होता है, लेकिन नयन जो है वो तो आंख का होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। इष्ट का आपका वांछनीय अभिप्रेत हो जाएगा, आडंबर का ढोंग, ठकोसला और पाखंड हो जाएगा। आगे देखिए, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो कौन सा विकल्प अनुचित है? प्रसाद का विषाद, देवी का आसुरी, उदिघन का अनुदिघन हो जाएगा, और तेजस्वी का यशस्वी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपके समानार्थी हो गए। तेजस्वी यशस्वी एक जैसे हो गए। निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? तो व्यंजन संबंधी अशुद्धि आपकी किस में हो जाएगी? अभिष्ट, विशिष्ट, स्वादिष्ट या गरिष्ठ? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिष्ट, तो ऐसे ही लिखा जाता है,
विशिष्ट भी ऐसे ही लिखा जाता है, गरिष्ठ भी ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन स्वादिष्ट में यहाँ पर ठ आता है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, यह मेरा पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो ये गलत हो गया। इन्हें एक पुत्र है, इनका एक पुत्र है, तो ये भी गलत हो गया। भारत में अनेकों जातियां हैं, तो अनेकों नहीं होता है दोस्तों, अनेक होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। यानी कि यहाँ पर वन आपका करेक्ट होगा, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। अब आगे देखिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो किस में आपका सार्थक शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जिसके अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो, अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो, बहुश्रुत, ये सही है। पराया दोष ढूंढने वाला, तथ्यान्वेषी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इसे छिंद्रान्वेषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? छिंद्रान्वेषी कहा जाता है आपका, जो दूसरों में दोष ढूंढता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर गलत होगा। जो अधर्म करने से डरे धर्मभीरु, ये सही है। आश्रितदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात ठकुर सुहाती, तो ये भी बात आपकी सही है। अब आगे देखिए, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो हिंदी पारिभाषिक शब्द का प्रयोग आपका किस में सही हुआ है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जुडिशियस दिया गया है, विधि सम्मत, तो ये तो आपका गलत दिया गया है दोस्तों। जुडिशियस का मतलब क्या हो जाएगा आपका? विवेकपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विवेकपूर्ण। अकाउंटेबिलिटी का मतलब तो उत्तरदायित्व होता है, तो ये भी गलत हो गया। अपीजमेंट का मतलब तुष्टिकरण यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, तो अपीजमेंट का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है? तुष्टिकरण दिया गया है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और आर्बिट्रेरी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मतलब हो जाएगा मनमाना, मनमाना हो जाएगा, उचित नहीं होगा, मनमाना हो जाएगा। यानी आर्बिट्रेरी का मतलब हो जाएगा स्वेच्छाचारी, मनमाना, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, एडजोन का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, तो एडजोन का मतलब तो क्या होता है? स्थगन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्थगित करना हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो अंधे के हाथ बटेर लग गया यानी कि बिना मेहनत के उसे उपलब्धि प्राप्त होना, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अब दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग के सवाल है, तो ये आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, पीडीएफ में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। मैथ के खुद से प्रैक्टिस कर लेना, कंप्यूटर के मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर के सवाल हम देख लेते हैं। एमएस वर्ड के लिए व्यू में हेडर व फुटर दिखते हैं, तो दोस्तों एमएस वर्ड जो होता है उसमें आपके हेडर और फुटर जो दिखते हैं वो किस में दिखते हैं? नॉर्मल व्यू में, पेज लेआउट में, ड्राफ्ट व्यू में, या प्रिंट लेआउट व्यू में? अच्छा सवाल है दोस्तों, ये आपके प्रिंट लेआउट व्यू में दिखते हैं, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। यदि किसी पैराग्राफ के लेफ्ट एवं राइट साइड दोनों अलाइंड हो तो उसे क्या कहा जाता है? राइट भी अलाइन हो, लेफ्ट भी अलाइन हो, तो इसे क्या कहा जाएगा? जस्टिफाई अलाइनमेंट, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। एमएस एक्सेल में किस चिन्ह का प्रयोग पूर्ण सेल पता यानी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए किया जाता है? तो पूर्ण सेल पता या एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो डॉलर का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, एमएस एक्सेल में फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है एमएस एक्सेल में, उसे क्या कहा जाएगा? उसे नेस्टेड फंक्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नेस्टेड फंक्शन। देखो कंप्यूटर के सवाल आपको थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हैंड आउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हेडर और फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? पावर पॉइंट के अंदर, तो ये आपका हैंड आउट मास्टर का प्रयोग किया जाता है। सीपीयू की गति किस में मापी जाती है? तो सीपीयू की गति आपकी हर्ट्ज में मापी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, ओएमआर का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इसका तो आंसर आप बता दोगे आराम से, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला सवाल देखिए, मोशन डेटा को कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो मोशन डेटा को कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर प्रविष्ट करना हो तो किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर लेजर टेक्निक का इस्तेमाल होता है। सिक्वेंशियल डिवाइस है, तो सिक्वेंशियल डिवाइस आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, तो ये आपकी मैग्नेटिक टेप हो जाएगी सिक्वेंशियल डिवाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो 145 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन डी यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। अगला सवाल है आपका, विंडोज 1 है, तो विंडोज क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, इसके साथ साथ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, यानी कि दोनों सही होंगे आपके, तो 1 और 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। यानी कि विंडोज जो है ये GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। जब ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो सवाल मोस्टली गलती होता है दोस्तों। अभी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ तो आपको लगता होगा इजी सवाल है, लेकिन ये इजी सवाल नहीं है, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर मैक OS हो जाएगा, ठीक है।
अगला सवाल देखिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 किस कंपनी ने विकसित किया था? यानी एंड्रॉयड किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये गूगल के द्वारा। निम्न में से कौन सा एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट है? तो एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट आपका कौन सा हो जाएगा? .exe हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग है, तो कंप्यूटर का अनुप्रयोग क्या क्या हो जाएगा? शोध उपकरण में हो जाएगा, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में हो जाएगा, प्रबंध उपकरण के रूप में हो जाएगा। उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर लगभग दोस्तों 105 सवाल मैंने आपको करवाए हैं। आपके कितने सही हुए आप कमेंट करके बताना, आपको कितने याद थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।